जी तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 11 देखेंगे। लेक्चर 11 में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाना है। इस लेक्चर में भी हम तकरीबन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इसमें मैं आपको टोटल 3 डेरिवेशंस करवाऊंगा। एक मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट और तीसरा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। इससे पहले आपको याद होगा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात की थी। ट्रेजेक्ट्री क्या है मैंने आपको बताया था, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। और साथ हमने ये भी देखा था कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ है ये पैराबोलिक होती है। तो ऐसा करते हैं, हम वहाँ से ही अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। मैंने सामने आपको ट्रेजेक्ट्री अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ये मैंने आपको दिखा दी है। इसमें अब हो क्या रहा है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर ये जो प्रोजेक्टाइल है जैसे ही टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचता है तो इस वक्त इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है यानी ज़मीन से लेकर इस वक्त इसकी जो हाइट है इसे ही बोलते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। अब वैसे तो अगर मैं ट्रेजेक्ट्री की बात करूं, वैसे तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक आकर कंप्लीट हो रही है, लेकिन जब हमने मैक्सिमम हाइट की बात करनी है तो ये बात जहन में रखें कि इनिशियल पॉइंट हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लेंगे और फाइनल पॉइंट हम कौन सा लेंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट। बिल्कुल, क्योंकि फाइनल पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट लेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आएगी ना, क्योंकि इस वक्त जब बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा होगा तो इस वक्त उसकी जो भी हाइट होगी यही मैक्सिमम हाइट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है। दूसरा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करें कि मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए कौन सी मोशन ने अपना रोल प्ले किया है, हॉरिजॉन्टल मोशन या वर्टिकल मोशन। ज़रा सोच के आंसर करें। बिल्कुल आपने सही सोचा है, मैक्सिमम हाइट के लिए वर्टिकल मोशन ने अपना रोल प्ले किया। जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट था उसने इस प्रोजेक्टाइल को टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचाया। तो ऐसा करना है हमने, इस मैक्सिमम हाइट को डिराइव करने के लिए हमने प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल मोशन को ही कंसीडर करना है। तो सबसे पहले मैं मैक्सिमम हाइट की मैंने हेडिंग लिख दी हुई है, नीचे मैं वर्टिकल मोशन की छोटी सी एक हेडिंग लिख देता हूँ और यहाँ से हम अपनी मोशन को स्टार्ट करते हैं। साथ में थोड़ा सा बता देता हूँ दैट इनिशियल पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और फाइनल पॉइंट यहाँ पर क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, सामने आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, जब बॉडी या प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर था तो इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो क्या है, वो मैं साथ लिख भी देता हूँ, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। इसी तरह अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट तक इस बॉडी को पहुंचा दूं और थोड़ी देर के लिए सोचूं कि फर्ज कर लेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक गया है, हालांकि ये रुकता नहीं है क्योंकि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इसको मुसलसल आगे ले जा रहा होता है। लेकिन फर्ज कर लें फाइनल पॉइंट तो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या है। मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच के 0 हो जाता है, तो यहाँ भी ऐसे ही है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो गया। अब टॉप मोस्ट पॉइंट जो कि फाइनल पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है इसे हम फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कहेंगे। तो इसलिए मैं साथ ही नीचे लिख देता हूँ वी एफ वाई यानी फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट किसके इक्वल आ गया, 0 के। और तीसरी चीज़ एक्सेलरेशन क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि इस सारी सिचुएशन में जो जो प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ फॉलो करके नीचे आता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक ही वैल्यू होती है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव साइन आएगा। तो इसका मतलब है ए वाई की जगह यानी ए वाई इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, माइनस जी। जी का मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और साथ ही साथ अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं या डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मेरे पास इस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, यानी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं s इज इक्वल टू एच।
अब ये सारी इनिशियल वैल्यूज हमने लिख ली। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँ तो मुझे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बड़ी ही आसानी से पता चल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, एस की जगह मैं लिख देता हूँ एच, वी एफ की जगह मैं लिख देता हूँ वी एफ वाई का स्क्वायर, और वी आई के स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूँ वी आई वाई का स्क्वायर। यानी सारी वर्टिकल मोशन की बात हो रही है तो जितने भी वेक्टर्स हैं उनके सिर्फ कौन से कंपोनेंट्स की बात करेंगे, वाई कंपोनेंट्स की। अब आप यहां पर वैल्यूज पुट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ए की जगह माइनस जी आ गया, ए वाई की जगह माइनस जी आ गया। यहां पर बेसिकली ए वाई पुट कर दिया था ना, ठीक है। ए वाई की जगह माइनस जी आ गया, एस की जगह एच आ गया, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे वी एफ वाई का स्क्वायर, वी एफ वाई क्या था, 0 का स्क्वायर, फिर माइनस वी आई वाई का स्क्वायर, वी आई वाई क्या था 2, वी आई वाई क्या था, वी आई साइन थीटा। तो वी आई साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साथ नेगेटिव साइन पीछे आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा था, -2gh, ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमें नजर आ रहा है। अब ऐसा करना है, देखिए जरा गौर करें, नेगेटिव साइन से कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो नेगेटिव साइन है वो कैंसिल हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो 2g है उसको मैं राइट हैंड साइड पे नीचे डिवाइड कर देता हूं, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ h नजर आ जाएगा, एंड दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो यहां पर मैक्सिमम हाइट आपके पास आ गई, h इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो ये है आपके पास मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला। और यहां से राइट हैंड साइड से हमें समझ आ रही है कि मैक्सिमम हाइट किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। तो ज़रा गौर करें, मैक्सिमम हाइट डिपेंड कर रही है राइट हैंड साइड पे, इनिशियल वेलोसिटी पे तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगी, साथ ही साथ साइन स्क्वायर थीटा भी आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है, और साथ नीचे जी नज़र आ रहा है, जी पे डिपेंड कर रही है। लेकिन चूंकि ज़मीन के सरफेस के करीब करीब तकरीबन 400 किलोमीटर तक हम जी की वैल्यू कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पर जी तो कांस्टेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है, ये हमारे आज के लेक्चर का दूसरा पोर्शन है, टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको इसके नाम से समझ आ रही होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइल ने कितनी देर तक फ्लाइट की है, कितनी देर तक वो हवा में रहा है। तो दोबारा से अब मैं हेडिंग लिख देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लिख देते हैं टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल from the point of projection to the point of landing when point of projection and point of landing are at the same level। मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो मैं आपको डायग्राम में भी दिखा रहा हूँ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग दोनों सेम लेवल पे होने चाहिए, ठीक है। फिर हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपको अभी समझ आ जाएगी कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग सेम लेवल पर क्यों होने चाहिए। तो ये तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन लिख दी। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डेरिवेशन करने लगे। सामने सेम वही ट्रेजेक्ट्री की डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ एनिमेशन के साथ। बॉडी यानी प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से चला, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से होता हुआ पैराबोलिक पाथ फॉलो करके वापस पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर आ गया। अब आप मुझे ये बताएं, डेरिवेशन करने के लिए तो हमें किसी एक डायमेंशन को डिस्कस करना पड़ेगा, चाहे हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस कर लें, चाहे वर्टिकल मोशन को डिस्कस कर लें। मुझे आप ये बताएं कि टाइम ऑफ फ्लाइट के कवर करवाने में कौन सी मोशन का हाथ है। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूछा था कि लास्ट टॉपिक में मैंने आपसे पूछा था कि मैक्सिमम हाइट के कवर करने में किस मोशन का हाथ है, तो हमने डिसाइड किया था जी वर्टिकल मोशन का। तो फिर हम वर्टिकल मोशन के लिए डेरिवेशन कर रहे थे। यहाँ पर मुझे बताएं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सी मोशन का हाथ है। सोचें, आप में से कुछ बच्चों ने सोचा है हॉरिजॉन्टल मोशन का, कुछ बच्चों ने सोचा है वर्टिकल मोशन का। मैं ये कह रहा हूं कि किसी मोशन का हाथ नहीं है। ये बात याद रखें, टाइम किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, इसने तो गुजरता ही जाना है।
तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट तो किसी मोशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर हम सोचेंगे कि हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए डेरिवेशन करना हमारे लिए इजी है या वर्टिकल मोशन के लिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि वर्टिकल मोशन के लिए इन सिचुएशंस में हमारे लिए डेरिवेशन करना आसान है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, अभी आपको समझ आ जाएगी। आपको याद होगा, सबसे पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पर वर्टिकल मोशन को कंसिडर कर रहा हूँ। ऊपर मैं एक छोटी सी हेडिंग लिख देता हूँ, यूजिंग वर्टिकल मोशन या कंसिडर वर्टिकल मोशन। अब आप मुझे ये बताएं, आपको याद होगा मैंने अभी डेरिवेशन में आपको बताया कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग सेम लेवल पे रखने हैं। तो इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, देखिए अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग सेम लेवल पे होंगे ना, तो ज़रा गौर करें, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक आते आते प्रोजेक्टाइल तो वापस ज़मीन पर उसी लेवल पर आ गया है। यानी इसका जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेरिवेशन में इसी चीज़ ने हमें आसानी करनी है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ज़ीरो हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं लिख लेता हूँ, कैपिटल वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब वर्टिकल मोशन की हम बात कर रहे हैं तो मैं ऐसा करता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी लिख लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या था, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। इसी तरह ए वाई कितना था, ए वाई था हमारे पास माइनस जी के इक्वल। मैंने लास्ट अभी मैक्सिमम हाइट में भी आपको यही बात बताई है। तो ये सारा डेटा है जो आगे चल के हमें यूज़ करने में हम यूज़ करेंगे तो हमें डेरिवेशन में आसानी रहेगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँ तो मेरे लिए बड़ी आसानी है कि मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बना सकूँ। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको याद है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमने वर्टिकल मोशन की बात करनी है, तो एस की जगह आ जाएगा कैपिटल वाई, वी आई के साथ आ जाएगा वी आई वाई टी, और टी तो वैसे ही साथ है ना, प्लस हाफ ए के साथ ए वाई आ जाएगा और टी का स्क्वायर वैसे का वैसा। अब आप यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दें जो ऊपर मैंने अभी आपको लिखवाई है। देखिए वाई की जगह क्या आ गया, जीरो, लेफ्ट हैंड साइड पे तो जीरो हो गया। ठीक है, कितना फायदा हुआ मैं वर्टिकल मोशन को कंसीडर करने का, एक साइड पे टोटली जीरो आ गया। जब कहीं जीरो पुट करना पड़े तो कितना मज़ा आता है, क्योंकि डेरिवेशन में बड़ी आसानी हो जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जीरो आ गया, राइट हैंड साइड पे वी आई वाई क्या था, इसकी जगह हमने पुट कर दिया वी आई साइन थीटा, साथ टी वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हाफ ए वाई की जगह मैंने माइनस टी पुट कर दिया, टी का स्क्वायर वैसे का वैसा। अब आप गौर करें सेकंड टर्म में, अगले स्टेप में आप गौर करें सेकंड टर्म में क्या आ गया। फर्स्ट टर्म में तो था लेफ्ट हैंड साइड पे वैसे ही जीरो है, फर्स्ट टर्म में आप देख रहे हैं वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये जो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है ना, इसको उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये चला गया हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी। अब देखिए राइट हैंड साइड पे एक टी और लेफ्ट हैंड साइड पे टी का स्क्वायर है, एक टी जो है लेफ्ट हैंड साइड के एक टी से कैंसिल हो गया, टी के स्क्वायर के ऊपर से टू खत्म हो गया। अब बाकी क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ जी टी। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे टू डिवाइड हो रहा है उसे राइट हैंड साइड पे ऊपर लाकर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो जी मल्टीप्लाई हो रहा है उसे मैंने राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दिया। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ टी बच गया, तो आपके पास टी आ गया 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो सिंपल। तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फाइनल फॉर्मूला आ गया जो मैं आपको हाईलाइटेड बॉक्स में दिखा रहा हूं, 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। यही है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं जो एमसीक्यूज के लिए अमूमन स्टूडेंट्स को तंग करती है। देखिए अगर तो मैं पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करता हूँ ना, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सामने आप ट्रेजेक्ट्री को भी ज़रा गौर से देखें। प्रोजेक्टाइल जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से चला, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा और वापस ज़मीन पे आके गिर गया, यानी पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक आ गया। ये टोटल टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सिर्फ मुझे ये बताएं कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ये मैं सामने आपको छोटे से बॉक्स में दिखा रहा हूँ। मेन टॉपिक तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ही था, लेकिन अभी मैं एमसीक्यूज के लिए आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ज़रा गौर करें, टोटल टाइम लगा है 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो अगर मैं इसको आधा आधा कर दूं तो देखें आधा टाइम ऊपर जाने में लगेगा और आधा टाइम नीचे आने में लगेगा।
यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में हमें टाइम लगेगा 2vi sin थीटा ओवर जी का हाफ, यानी vi sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, और वापस आने में भी इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई सिर्फ ये पूछे टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो आप इसका आंसर करेंगे सिर्फ और सिर्फ vi sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। और अगर आपसे कोई ये पूछे टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, तो उसका भी यही आंसर होगा। लेकिन अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाएगा तो फिर जारी बात है vi sin थीटा ओवर जी प्लस vi sin थीटा ओवर जी, ये दोनों मिलकर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएंगे, यानी 2vi sin थीटा ओवर जी। तो ये था टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। अब हम लेक्चर के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो मैंने आपको सामने हेडिंग दिखा दी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपको इसके नाम से ही समझ आ रही है रेंज का मतलब क्या है, कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका तो वो हमारे से कितनी दूर जाकर गिरेगा, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसने कितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो फर्ज कर लें यही सेम वही ट्रेजेक्ट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ। ट्रेजेक्ट्री जो आपको सामने नज़र आ रही है, इसमें बॉडी या प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक आते आते एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो भी डिस्टेंस कवर करता है, दिस इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो पहले हम रेंज को डिफाइन कर लेते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब आप मुझे ये बताएं, जैसे डेरिवेशन अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे मैं पहले दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स यानी डेरिवेशन में मैं आपको बता चुका हूं कि हमने किसी एक डायमेंशन को ही लेकर चलना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए वन डायमेंशन मोशन होना ज़रूरी है। तो प्रोजेक्टाइल तो टू डायमेंशनल मोशन थी, तो इसलिए या हम हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए डेरिवेशन कर लेते हैं या वर्टिकल मोशन के लिए। एक वक्त में हम एक ही डायमेंशन को डिस्कस कर सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर मुझे ये बताएं कि रेंज के कवर करने में कौन सी मोशन का हाथ है। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मोशन का रोल है, क्योंकि देखिए प्रोजेक्टाइल मेरी तरफ आ रहा है तो मेरी तरफ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट। तो प्रोजेक्टाइल को मेरे तक लाने में वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट ने ही अपना रोल प्ले किया। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन की मैंने हेडिंग लिख दी। अब हॉरिजॉन्टल मोशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें पता है वो सारी हम डाटा की शक्ल में लिख लेते हैं। वी आई एक्स कितना था, वी आई कॉस थीटा, जो हमने पिछले लेक्चर में बनाया था। यहाँ पर आपको ये जो ट्रेजेक्ट्री है इसमें भी नज़र आ रहा है वी आई एक्स के साथ वी आई कॉस थीटा और वी आई वाई के साथ वी आई साइन थीटा नज़र आ रहा है। लेकिन अभी हमें किसकी ज़रूरत है, वी आई एक्स की, यानी वी आई कॉस थीटा की। इसी तरह ए एक्स यानी एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना था, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो तो जीरो था। तो ए एक्स की जगह जीरो आ गया। एस यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी कैपिटल आर। कैपिटल आर से मुराद है रेंज। ठीक है, तो एस की जगह मैं आर पुट करूंगा आगे इक्वेशन में। वी आई एक्स भी आपको नजर आ रहा है, ए एक्स की जगह तो है ही जीरो। और एक और चीज जिसकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जो टाइम था, जो सारा टाइम प्रोजेक्टाइल ने हवा में गुजारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, तो रेंज के लिए भी हम सेम वही ट्रेजेक्ट्री यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है रेंज का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए अगर हमें टाइम की ज़रूरत पड़ेगी तो टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट ही पुट करेंगे। तो चलें अब मैं एक इक्वेशन सोचते लगाऊं, कौन सी इक्वेशन को यूज़ करें कि हमारी ये डेरिवेशन हो जाए। तो आप भी सोचें, ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम यूज करें तो हमारा काम चल जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं लिखता हूं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे पहले हम कर रहे थे, यहां भी हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं तो इसको हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए लिख लेंगे। एस की जगह आर आ गया रेंज, वी आई के साथ वी आई एक्स आ गया, वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। अब यहां पर वी आई एक्स की वैल्यू पुट कर दें, वो बन जाएगा वी आई कॉस थीटा। टी की जगह क्या पुट करेंगे, टी की जगह पुट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का टोटल टाइम। ठीक है, तो टी की जगह मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पुट कर दिया 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, और प्लस हाफ ए एक्स की जगह पुट करना पड़ेगा जीरो, क्योंकि ए एक्स तो है ही नहीं। ए एक्स की जगह जीरो पुट करने पर सेकेंड टर्म हमारे पास जीरो हो गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आर बचा है रेंज, राइट हैंड साइड पे क्या बचा है, वी आई कॉस थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय जी।
और अगली टर्म तो वैसे ही ज़ीरो हो गई है। अब देखें, मैं ऐसा करता हूँ, वी आई स्क्वायर हो रहा है, वी आई से मल्टीप्लाई हुआ, वी आई स्क्वायर हो गया, इसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब फाइनली आपको जो नज़र आ रहा है, और नीचे जी वैसे का वैसा, और फाइनली जो आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे तो आर है, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, साइड पे लिखा हुआ था हमने, ब्रैकेट के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है जो मैं सामने बॉक्स में आपको दिखा देता हूँ, डबल एंगल आइडेंटिटी में ये एक फॉर्मूला पढ़ा जाता है। मेडिकल के स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल पता नहीं होगा, मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग वाले, उनको तो बहुत अच्छे से इसका पता होगा। वो मैं सामने लिख देता हूँ, उस फॉर्मूला को यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, साइन 2 थीटा, ये याद रखें ये स्क्वायर नहीं है, ये 2 थीटा यानी थीटा का डबल करके उसका साइन ले रहा हूँ। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहां पर जरा गौर करें, रेंज की फॉर्मूला में भी ब्रैकेट के अंदर हमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा नजर आ रहा है। इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है इसकी जगह मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूं। तो मेरे पास रेंज का फाइनल फॉर्मूला आ गया, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये है रेंज का फाइनल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के साथ हम थोड़ा सा प्ले करेंगे, यानी इसकी डिफरेंट नई नई शक्लें बनाएंगे और उनको डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आपसे कोई ये पूछे कि मैक्सिमम रेंज हासिल करने के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, तो मैं एक छोटी सी हेडिंग लिख देता हूँ, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इस पे हम ये लिख सकते हैं, एंगल फॉर विच रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। अब हमने एंगल थीटा निकालना है जिसके लिए रेंज मैक्सिमम है। आप जरा ऊपर जो रेंज का अभी हमने फॉर्मूला बनाया है, इसकी शक्ल सूरत जरा गौर से देखें। रेंज किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर पे, ये तो डिपेंड कर ही रही है, साथ ही साथ साइन फंक्शन पे भी डिपेंड कर रही है। और साइन फंक्शन में एंगल हमें किस शक्ल में नजर आ रहा है, 2 थीटा की शक्ल में, यानी जो भी एंगल होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो भी होगा उसका डबल 2 थीटा। हम ये भी जानते हैं कि साइन फंक्शन की जो वैल्यूज हैं, जीरो एंगल पे साइन की वैल्यू जीरो होती है, ये मैं सामने आपको बॉक्स में दिखा रहा हूं, साइन 0 0 होता है। साइन 90 का आंसर +1 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, और साइन 270 का आंसर -1 होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैक्सिमम पॉजिटिव आंसर साइन के फंक्शन में किस एंगल के लिए आ रहा है, तो वो 90 के एंगल के लिए आ रहा होगा। सामने मैं हाईलाइट करके भी आपको दिखा रहा हूँ, साइन 90 जिसका आंसर 1 है, और ये साइन फंक्शन का मैक्सिमम आंसर है। तो जरा गौर करें, रेंज के फॉर्मूला में रेंज का आंसर भी मैक्सिमम तब ही होगा ना जब साइन फंक्शन का आंसर हम यहां पर मैक्सिमम पुट करेंगे, और साइन फंक्शन का आंसर मैक्सिमम क्या होता है, 1 होता है, और वो किस एंगल पर आता है, 90 के एंगल पर आता है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं नीचे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखता हूं, फॉर मैक्सिमम रेंज साइन फंक्शन शुड हैव मैक्सिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इज 1, और वो किस एंगल पर आती है, 90 पे। तो मैं नीचे लिख सकता हूं साइन 90 इज इक्वल टू 1, या बल्कि साइन 90 इक्वल टू 1 लिखने के बजाय मैं यहां पर लिख देता हूं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन फंक्शन का आंसर मैक्सिमम पुट करेंगे तो रेंज का आंसर मैक्सिमम आएगा ना। और राइट हैंड साइड पे जो मैंने 1 लिखा है, इस 1 की जगह मैं साइन 90 भी लिख सकता हूं। अगले स्टेप में मैंने ऐसे कर दिया। अब जरा गौर करें, साइन 2 थीटा साइन 90 के इक्वल आ गया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 2 थीटा 90 के बराबर है। तो नीचे मैंने 2 थीटा को 90 के इक्वल कर दिया, और थीटा के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो थीटा का आंसर यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का आंसर क्या आ गया, 90 डिवाइडेड बाय 2 यानी 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें मैक्सिमम रेंज हासिल करनी है तो प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, 45 डिग्री के एंगल पे। यही है मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब हम नीचे लिख देते हैं, दिस इज द एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज, और इसको अगर मैं रेंज वाले फॉर्मूला में पुट कर दूं, जो अभी रेंज वाला फॉर्मूला हमने बनाया था, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी,
तो फिर जो रेंज का आंसर आएगा उसे हम मैक्सिमम रेंज बोलेंगे। तो ज़रा गौर करें, मैं थीटा 45 डिग्री रेंज के फार्मूला में पुट कर रहा हूं, तो अब देखें रेंज का नया फार्मूला मेरे पास आ गया, आर मैक्स इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, साइन 2 के साथ 45 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आगे चल के 2 और 45 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 90 हो गया और साइन 90 की जगह 1 आ गया और रेंज का मैक्सिमम आंसर आ गया। आर मैक्स का फॉर्मूला क्या बन गया, वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। ये रेंज का एक दूसरा फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। अब अगर मैं वी आई स्क्वायर ओवर जी जो है ऊपर वाली इक्वेशन में जो रेंज का मेन फॉर्मूला था, जो इस वक्त आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है, उसमें मैं वी आई स्क्वायर ओवर जी की जगह आर मैक्स लिख दूं तो रेंज का एक तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा और मेरे पास बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे आर इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू साइन 2 थीटा। रेंज के ये तीनों फॉर्मूले जो हैं ये आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। वो ये भी कह सकता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो आप बोलेंगे वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। वो ये भी कह सकता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 45 डिग्री, 45 डिग्री की बात करेगा तो आप जानते हैं रेंज मैक्सिमम होती है, तो फिर रेंज की जगह आप क्या लिखेंगे, वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, फिर आंसर आपका ये होगा। इसी तरह अगर वो आपसे ये पूछे फॉर्मूला या रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम रेंज, तो फिर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आर इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू साइन 2 थीटा, दैट्स इट। तो ये था आपका रेंज का टॉपिक। अब रेंज के टॉपिक में मैं कुछ एमसीक्यूज और एमसीक्यूज कुछ और एमसीक्यूज मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये बात तो हम जान चुके हैं कि 45 के एंगल पर रेंज होती है मैक्सिमम। सामने मैं आपको ट्रेजेक्ट्री में भी ये बातें समझा रहा हूं। अब मुझे आप ये बताएं कि मैं फर्ज कर लें एक एमसीक्यू आपके सामने लिखता हूं, साथ साथ मैं ट्रेजेक्ट्री में भी आपको ये बातें दिखा रहा हूं, ट्रेजेक्ट्री भी दिखा रहा हूं और साथ साथ एमसीक्यूज में भी ये बातें आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। एमसीक्यू में लिखता हूं जनाब, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। अब देखिए फर्ज कर लें एक एंगल मैं यहां पर लिखता हूं 20 डिग्री, बी ऑप्शन में मैं लिख देता हूं 30 डिग्री, सी ऑप्शन में लिख देता हूं 40 डिग्री और डी ऑप्शन में लिख देता हूं 80 डिग्री। बस ये 4 ऑप्शन है। अब आप ये सोच रहे हैं कि अभी अभी हमने कहा कि मैक्सिमम रेंज 45 पे होती है, यहां पे तो 45 है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर 45 नहीं है, ये बात तो हम जानते हैं 45 एंगल पे रेंज सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अगर 45 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आपने गिवन एंगल्स में से बताना है कि इन एंगल्स में से रेंज मैक्सिमम किस एंगल पर होगी। तो फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि 45 के करीब तरीन कौन सा एंगल है। जरा गौर से सोच के बताएं, 45 के करीब तरीन 40 नहीं है क्या? देखें जिसका 45 से सिर्फ 5 का डिफरेंस है, एक है 20, एक है 30, एक है 40 और एक है 80। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी इन गिवन आंसर्स में से, ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर होगा 40 डिग्री। और इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये 45 के करीब तरीन है। अगर तो ऑप्शंस में 45 होता तो हम उसकी तरफ चले जाते, लेकिन 45 था नहीं, तो इसलिए 45 के करीब तरीन जो आंसर है वही हमारा करेक्ट आंसर है। अब मैं आपसे सेम एक और क्वेश्चन पूछता हूं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स रेंज इज मैक्सिमम। एक ऑप्शन है 10 डिग्री, बी ऑप्शन जो दूसरी ऑप्शन आपको नजर आ रही है ये फर्ज कर लें 30 डिग्री, सी ऑप्शन आपको नजर आ रही है 60 डिग्री और डेल्टा डी ऑप्शन आपको नजर आ रही है बोथ बी एंड सी। अब यहां पर सोच के बताएं, देखिए एक तो 10 डिग्री है, वो तो वैसे ही 45 से काफी दूर है। 30 डिग्री और 45 का कितना डिफरेंस है, 15 का, लेकिन साथ ही साथ 60 डिग्री का भी 45 से उतना ही डिफरेंस है, 15 का ही डिफरेंस है। बस फर्क क्या है, 30 डिग्री जो है ये 45 से 15 कम है और 60 डिग्री 15 ज्यादा है, दोनों उतने ही करीब है। तो इसका मतलब है इन दोनों एंगल्स के लिए रेंजेस जो है वो सेम होंगी। क्लियर? यानी जो रेंज का आंसर 30 डिग्री पे आएगा वही 60 डिग्री पे भी आएगा। ये मैं सामने आपको एनिमेशन में भी दिखा रहा हूं। देखें 45 पे रेंज सबसे ज्यादा है, फिर 30 और 60 एंगल्स पे अगर हम प्रोजेक्टाइल को फेंके तो दोनों केसेस में फाइनल जो रेंज है वो एक ही है, यानी एक्स एक्सिस पे वो उधर ही जाके गिर रहे हैं दोनों प्रोजेक्टाइल्स।
तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी। तो इससे हमें यह बात भी पता चली कि दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस जो 45 से एक जैसे फासले पे है, यानी एक एंगल 45 से जितना ज्यादा है दूसरा 45 से उतना ही कम है, तो दोनों के लिए रेंजेस क्या होती हैं? सेम। इसको रट्टा लगाने के लिए एक बड़ा छोटा सा एक मेथड भी है, और वो ये कि अगर आपसे वो एमसीक्यू में दो एंगल्स के बारे में पूछे कि इनके लिए रेंज सेम है या नहीं, तो फिर आप उन दोनों एंगल्स को ऐड करके देखें। अगर आंसर 90 आ रहा है तो समझ लें रेंजेस सेम है। जरा गौर से देखें, 30 और 60 को भी ऐड करके 90 आ रहा था ना, इसका मतलब है दोनों के लिए रेंजेस सेम है। अब मैं सामने कुछ पेयर्स आपके सामने लिखता हूं कि जिन पेयर्स के लिए रेंजेस का आंसर सेम आता है, द पेयर्स फॉर विच रेंजेस आर सेम। वैसे तो मैंने आपको जनरल रूल बता दिया कि अगर θ1 और θ2 इनको ऐड करने से 90 आए तो इन दोनों एंगल्स के लिए रेंजेस सेम होती हैं। ठीक है, तो यहाँ वैसे ही कुछ हम इमेजिनरी कुछ सोच लेते हैं, पेयर्स लिख लेते हैं, जैसे 10 डिग्री और 80 डिग्री, इन दोनों पे रेंज क्या होगी? सेम होगी, दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है। 20 डिग्री और 70 डिग्री पे भी रेंज सेम होगी, 30 और 60 पे भी सेम होगी, 40 और 50 पे भी सेम होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इस तरह से दोनों एंगल्स को जब ऐड करके आंसर 90 आए तो दोनों के लिए रेंजेस सेम होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। रेंज के टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक जो है लॉन्ग में कैसे आएगा, शॉर्ट में कैसे आएगा। लॉन्ग में तो इस तरह आ सकता है कि वो आपसे कहे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, तो आप पिछले लेक्चर में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो लिख देंगे। फिर वो कहेगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो वो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन के बारे में कुछ बातें हमने की थी वो एक्सप्लेन कर दें। फिर वो कहेगा फर्स्ट कर लें, वो कहता है जी डेराइव या फाइंड द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ लाइट। तो 2 नंबर मैक्सिमम हाइट के, 2 नंबर टाइम ऑफ लाइट के, 5 नंबर पूरे हो गए, 1 नंबर डेफिनेशन का होगा। या वो आपसे ये कहता है व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्सप्लेन इट एंड फाइंड द फॉर्मूला फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो फिर आप प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन की डिस्कशन करेंगे जो हमने ट्रेजेक्टरी में की थी, और फिर आप रेंज का फॉर्मूला बना लेंगे। और फिर इतनी लंबी डिस्कशन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेंज के अभी आज के टॉपिक में जो एंड पे डिस्कशन मुझे करनी पड़ी है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एमसीक्यूज़ समझाने के लिए करनी पड़ी है कि डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज़ को आप किस तरह से हैंडल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।